हम आ चुके हैं हमारे आज के क्लास में. टुडे इज अ न्यू क्लास दैट इज एवरीथिंग अबाउट ब्लश एंड कॉन्टूर एंड हाईलाइटिंग. आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जब भी हम फेस के ऊपर आपके फेस के ऊपर अगर आपने ब्लश कॉन्टूर हाईलाइट प्रॉपर नहीं किया है सो यू विल नॉट गेट परफेक्ट रिजल्ट. एक ब्लश कॉन्टूर हाईलाइट की वजह से पूरा मेकअप गेम चेंज हो सकता है. हेलो एवरीवन, हाय ऋतुजा, हाय कविता, हेलो. मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स अ न्यू क्लास. हाय नवी डॉट ब्यूटिशियन, रेणुका, हेलो. बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से फिर से मिलकर. होपफुली दिस इज़ अ न्यू आईडी जहाँ पे आपको लॉगिन मतलब यहाँ पे आपको आना था. होपफुली सब यहाँ पे आ चुके हैं एंड हम बस क्लास स्टार्ट ही करेंगे. हाय अमीना, हाय अपर्णा, हाय पल्लवी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. होपफुली आप सबने लंच भी कर लिया होगा. तब तक मुझे एक बात तो बता दो कि यहाँ पे लोग कहाँ से हैं. लोग कहाँ से हैं जरा मुझे बता दो. डोंट टेक कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी. हाय रीना, मुंबई, ओके, सोलापुर, भूसावल, अहमदाबाद, यूपी, पालघर, लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, झारखंड, रांची, पानीपत, मुंबई, मुलुन, पुणे, अमृतसर. दिल के नज़दीक है अमृतसर. मालपुर, विरार, अहमदाबाद, श्रीगोंडा, नवसारी, ओह माय गॉड, उत्तराखंड, बट नाउ दिल्ली, हिंगोली, पुणे, सांगली, कोलकाता, हैदराबाद. अमृतसर का नाम सुन के सब खुश हो जाते हैं. यस, बिकॉज फिलहाल मैं अमृतसर जब गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है एंड ट्रस्ट मी, जब मैं गोल्डन टेम्पल गई थी उसके बाद का एक्सपीरियंस तो कुछ अलग ही है मेरे लिए. बहुत ही अलग है मेरे लिए. मैं बता नहीं सकती उतना अलग है. सो आई रियली गेट टच विद दैट. हाय, हम सबको देते हम मिलने आ जाते. हमको बोल देते बता देते हम मिलने आ जाते. ओके, कोलकाता भी है. मोमिता नहीं आई है अभी तक लेकिन मोमिता भी कोलकाता से है. गाइज, मैं जब अमृतसर गई थी तो गोल्डन टेम्पल में पहली बार गई थी. कभी गई नहीं थी गोल्डन टेम्पल. तो मैंने जब गोल्डन टेम्पल में वो VIP एंट्रीज होते हैं तो वैसे ही मतलब वहाँ के जो पॉलिटिशियन वही मेरी फ्रेंड है तो उन्हीं के वहाँ पे मैं रुकी थी एंड ऑल दैट स्टफ. सो जब मैं गोल्डन टेम्पल में एंटर हुई मतलब बाहर के प्रीमाइसेस से पता नहीं मतलब कुछ अलग ही मेरे माइंड में चल पड़ा. मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ. इतनी शांति, इतना पीस था वहाँ पे. और उसके बाद वो लाइन में खड़े रह के मतलब भले हम VIP भी होते लेकिन आगे थोड़ी सी लाइन होती है तो वहाँ पे मैं 5 मिनट कुछ खड़ी थी. उसके बाद जब मैं अंदर मुझे एंट्री मिली, ओ गॉड, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है सच में मुझे कुछ अलग ही हो गया. एक अलग पीस, एक अलग अंदर सन्नाटा सा आ गया और सब कुछ भूल के मैं सिर्फ वहीं पे थी. और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे थे लेकिन फिर भी बिल्कुल आवाज़ नहीं था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था वहाँ पे. और अच्छे से वाहिगुरु जी के गाने बज रहे थे, मैं सुन रही थी. और बाहर आने के बाद मैं वहाँ पे नीचे बैठ गई. 10 मिनट के लिए मैं नीचे बैठ गई क्योंकि मुझे लगा मुझे नीचे बैठना ही चाहिए. यस, हाय मोमिता. सो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड देन मुझे उस दिन से वाहिगुरु जी पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड ट्रस्ट आ गया. ठीक है, एक अलग सी एक पॉजिटिविटी होती है ना. श्रद्धा का विषय है. देखिए ये सब श्रद्धा होती है. सो मुझे एक श्रद्धा आ गई है. इसीलिए ये शब्द, यस, गाने नहीं शब्द. अच्छा, वो क्या होता है? शब्द होता है. हाँ, उस सॉन्ग्स मतलब वो जो शब्द मुझे नहीं पता वो क्या होता है बिकॉज आई एम गुजराती. मुझे वो मैंने पहली बार सुन रही थी. मैम वो
कीर्तन होता है, गाने नहीं। ओके, मुझे नहीं पता वो क्या था। मैं आई एम गुजराती, मैं कभी इतना उनसे कनेक्टेड नहीं हुई हूँ, बट वो जो मैं सुन रही थी जो भी कीर्तन था वगैरह, बट ट्रस्ट मी उसके बाद मेरी श्रद्धा आ गई। अभी भी मुझे नहीं पता है कि वाहेगुरु जी का रियल में हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, बस श्रद्धा आ गई है उनके ऊपर। बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ये मैम बहुत अच्छा लगता है गोल्डन टेम्पल जाके। यस रेणु जी, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे मैंने वहाँ का जो कड़ा है वो पहना, एंड ध्रुव को भी वो कड़ा दिया, एंड सच में मतलब मेरी जान बसती है उसमें, इतना मैं कनेक्टिविटी हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली मैंने आज का जो 2 कड़े पहने थे, मैंने अभी हमारे गिव अवे के जो विनर्स होते हैं उनके अभी पैक में डाले हैं। बट आई बिलीव, मैं श्रद्धा में बहुत बिलीव करती हूँ। यही बात होती है मैम हमारे गुरु में, यही वही सही बात है। सब कुछ सब खो जाते हैं कीर्तन में, हाँ सभी कीर्तन में खो जाते हैं। एंड उसके बाद अमृतसर में बहुत सारी चीज़ें की मैंने। वहाँ का वहाँ पे जाके मैं वाघा बॉर्डर पे भी गई थी, जैसे उसके कल मैंने वीडियोस डाले हुए थे। सो आई वेंट टू वाघा बॉर्डर। और उसके अलावा अमृतसर में बहुत एंजॉय किया, बहुत खाना खाया है, क्योंकि अमृतसर में अगर आप देखोगे लोग क्रेजी हैं खाना खाने के लिए। सो बन टिक्की एंड मतलब पूड़ी, आलू पूड़ी या क्या बोलते हैं वो खाया, बहुत पिन्नियाँ खाई, बहुत चीज़ें खाई है। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया भर भर के। सब गुरु एक ही हैं हमारे, तुम्हारे कुछ भी नहीं होते। ये सब गुरु एक है, हर ईश्वर एक होता है, सिर्फ श्रद्धा की बात होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ढूंढो तो ईश्वर आपके सामने बैठा होता है। आपके आसपास के कोई भी लोगों के अंदर ईश्वर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो एक बात होती है, सबकी श्रद्धा का विषय अलग होता है। सो ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ आपका दिल लगे, जहाँ आपको वो पॉजिटिविटी मिले, बस उस गली में आप मुड़ जाएंगे। होपफुली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बात करके। इट्स टाइम ओके। सो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमें DM किए हुए हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर्स, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको कहा था कि ये क्लास जैसे 4 दिन तक खत्म हो जाएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। सो थोड़ा अगर डिले हो रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर्स देने वाली हूँ। एंड होपफुली आप सब ने बहुत अच्छे से कल का रिपब्लिक डे आपकी छुट्टियाँ मनाई होंगी, क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग होते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट आज आप सब बहुत आ गए हैं तो अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात कही मैम आपने। मुझे से काफ़ी टाइम मुझे ध्रुव में रब दिखता है, ऐसा लगता है कि ध्रुव मुझे सिखा रहा है चीज़ें। काफ़ी टाइम मेरी मम्मी में रब दिखने लगता है, काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स में दिखने लगता है, या कभी कोई ऐसा पर्सन हमारे लाइफ में आ जाए, मेरे स्टाफ है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, बस उसमें रब दिखने लगता है। सो उनको मैंने कहा ना कि ये श्रद्धा का दिल का विषय है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। आप चाहो तो आपके आसपास सब स्वर्ग ही स्वर्ग है, और चाहो तो ये बुरी चीज़ें भी हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते ही हम चेहरे को बहुत ज़्यादा फ्लैट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्लैट कर देना मतलब कि हम किसी के चेहरे पे, जैसे आपने करेक्शन किया, उसके बाद फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगाने के बाद आपका चेहरा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब प्लेन। एक कैनवास, जैसे कोई पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो उसको सबसे पहले प्लेन कैनवास की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे लिए पेंटिंग होता है आईज़ को, जो हम आईज़ बनाते हैं वो पेंटिंग, लिप्स बनाते हैं वो पेंटिंग, फिर हम जो ब्लश कॉन्टूर हाईलाइट करते हैं वो एक पेंटिंग है। बट हमें उसके पहले जो प्लेन कैनवास चाहिए, वो प्लेन कैनवास हमें कहाँ से मिलता है? वो प्लेन कैनवास हमें मिलता है फाउंडेशन लगा के। सो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, सो बी रेडी। हम यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड लगा देंगे, जल्दी आ जाइए, बोर्ड लगा देते हैं। मैम आपको भी तो रब ने ही भेजा है हमारे पास। ममिता देखो, मैंने कहा ना कि आप आपके गुरु को रब मानते हो कि आप किसको मानते हो, टोटली डिपेंड। मेरे क्लास थे, जब मास्टर क्लास था, जहाँ पे हमारे 5 डेज़ के जो मास्टर क्लास हुए थे, उसमें एक
लड़की में जो मेरी स्टूडेंट थी उसमें मुझे रब किया, उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखा दी। सही है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे हम कमेंट को टर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, हर 1 घंटे के बाद ये क्लास बंद हो जाएगी। एक बात ध्यान से देखिए, आज का जो टॉपिक है ब्लश कॉन्टूर हाईलाइट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमें ये ब्लश कॉन्टूर और हाईलाइट चेक करने से पहले आपको देखना पड़ेगा फेस से। एक चीज़ ध्यान से सुनिए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 95% ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट जब भी अपने क्लाइंट को चेयर के ऊपर बिठाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, वो जैसे चेयर पे किसी क्लाइंट को बिठाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि अरे ये मेरी ब्राइड है, इसके ऊपर मैं कौन सा आई शेडो करूँगी, क्या मैं क्रिएटिविटी इसके ऊपर दिखा सकती हूँ। उसके बाद वो सोचने लगेगी कि मेरे पास कौन सा फाउंडेशन है, मैं क्या लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। यही हर ब्राइड, हर क्लाइंट, मेकअप आर्टिस्ट सोचते हैं। 95%, जबकि ये गलत है। जब भी आप क्लाइंट को चेयर के ऊपर बैठाते हो, आपको उनको 2 चीजें मायने रखती हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये 2 चीजें आपके क्लाइंट के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे होता है स्किन टाइप, एनी एलर्जी, या हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी। हमें क्लाइंट से बात करनी है कि आपको आपकी स्किन टाइप कैसी है, सेंसिटिविटी आपकी कैसी है, आपको स्वेटिंग, पसीना आता है कि नहीं आता है, और बाकी वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो आप डायरेक्टली आपके क्लाइंट के साथ बात करके ही समझ सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं। उनकी स्किन देख के भी हमें समझ में आता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है। कभी कभी किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को एक्सट्रीम पसीना आ जाता है, किसी की स्किन टाइप हमें देखने से कुछ अलग लग रही है, लेकिन फिर बात करने के बाद हमें कुछ और ही समझ में आता है। तो ये सब कुछ हिस्ट्री में आता है। अब बात आती है ज्योग्राफी। अब ये जो ज्योग्राफी है ना, वो क्लाइंट को नहीं पता है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि उनके चेहरे की ज्योग्राफी एक्चुअली क्या है। ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि जैसे क्लाइंट आपके चेयर पे बैठते हैं तो आपको नेक्स्ट मूवमेंट यही माइंड में आना चाहिए कि उन क्लाइंट का जो चेहरा है उसका शेप क्या है, फेस शेप, आई शेप, चिन एरिया, नोज शेप। ये इतनी जो चीजें हैं वो आपके माइंड में आनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट जब भी चेयर पे बैठता है तो आपको पहले तो उनसे हिस्ट्री की बात करनी है, एंड सेकेंड जो चीज़ आपको करनी है दैट इज आपको देखना है उनका फेस शेप कैसा है, उनका नोज का शेप कैसा है, उनकी चिन एरिया, जॉ लाइन कैसी है, ठीक है। उसके बाद उनका आईज का शेप क्या है, उसको हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। एंड मुझे लगता है कि मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट ये नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं मतलब ऑलमोस्ट ऑल मेकअप आर्टिस्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ यही देखेंगे गोरी है, काली है, ज़्यादा से ज़्यादा वो शायद हिस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन इतना कुछ वो नोटिस नहीं करते हैं कि अब मेरी क्लाइंट ऐसी है तो अब मैं किस तरह से कॉन्टूर करूँगी, किस तरह से हाईलाइट करूँगी, आइज का सिर्फ ऐसा है तो फिर मैं किस तरह से आई शैडो करूँगी। वो जो डिटेलिंग, नोज हमेशा एक ही तरीके से कट नहीं होता है, डिफरेंट तरीके से कट होता है, वो सब कुछ 95% मेकअप आर्टिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 5% ही करते हैं, और इसीलिए उनका बेस फ्लॉलेस होता है,
परफेक्ट मेकअप करते हैं और वो जो मेकअप करते हैं वो क्लाइंट को अच्छा भी लगता है। तो दिस इज़ वेरी 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 मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके क्लाइंट को कैसे इमेजिन कर रहे हो। देखो, क्लाइंट आपको जो पैसा देता है ना, वो आपके आर्ट का नहीं देता है, वो आपको देता है आपके इमेजिनेशन का। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आर्ट का नहीं देता है, इमेजिनेशन का देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ब्राइड को आपने कैसे इमेजिन किया है। हर मेकअप आर्टिस्ट उसको अलग तरीके से इमेजिन करेगा और उसे एक कंप्लीट लुक देगा। और वो इमेजिनेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है ज्योग्राफी जानना, कि वो क्या है और कैसे उसको बैलेंस करना है। सो ये चीज़ आप सब लोग बहुत अच्छे से लिख के रखिए। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब लिख लीजिए पहले। ओके, सो होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। ओके, मेरी एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं आज से कोविड के पहले की बात है, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले की बात है। एक कॉल आया और उसने कहा कि वो कॉल पुणे से था, मतलब मुंबई से पुणे ऑलमोस्ट 3 इयर्स तो लगता ही है। सो उसने कहा कि मेरी शादी है और मुझे बिजल मैम को बुक करना है। ठीक है, अब वो जो टाइम था, तभी यहाँ पे मुझे दूसरे उस दिन पे ऑर्डर्स नहीं थे, मतलब जो दिन उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन आगे और पीछे दोनों दिन पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैं ऑलरेडी बहुत थक जाऊंगी अगर मैं इतना ज़्यादा करूंगी, और पुणे की 3-3 घंटे की ट्रैवलिंग। सो हमने सोचा कि नहीं, ये ऑर्डर्स, मतलब मैंने कहा कि आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, मुझे नहीं चाहिए ये ऑर्डर। हम किसी और को उनको बोले कि बिजल मैम या तो अवेलेबल नहीं है, समथिंग। सो क्योंकि मैं थक ही जाऊंगी अगर अगले दिन मुझे 5-6 ब्राइड्स हैं उस दिन, फिर नेक्स्ट डे बहुत बैक टू बैक, वैसे पूरा सीजन चल रहा था और पुणे से ऑर्डर आया था। तो हमारे जो गर्ल्स हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बिजल मैम अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने मेरा जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रेट है 1000 रुपया, तो उन्होंने उसका 3 गुना करके मेरा रेट उनको, जैसे 3000, मतलब मेरा रेट ये नहीं है बट आई एम जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3 गुना प्राइस बता दिया उनको कि बिजल मैम का प्राइस ये है। और उनको पता था कि वो इतना प्राइस बोलेंगे तो ऑफकोर्स वो ब्राइड मना ही कर देगी। उन्होंने कहा कि बिजल मैम का रेट ये है, 3 गुना बता दिया। और उस ब्राइड ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने सिर्फ इतना बोला, हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही जो भी रेट है पर मुझे मैम ही चाहिए। अब ये लोग फंस गए, इन्होंने ये नहीं बोला कि बिजल मैम अवेलेबल नहीं है, जो भी है उन्होंने रेट ऐसे करके बोल दिया। फाइनली हमें वो ऑर्डर लेना पड़ा। अब हमने वो ऑर्डर लिया, वो भी 3 गुना रेट में। मैं मॉर्निंग में निकली यहाँ से, उन्होंने मेरे लिए कार वार, मतलब बहुत, उन्होंने कहा आपकी कार भी नहीं लाना, मैं मेरी पर्सनल कार भेजूंगी उसे, बहुत उसने ऐसे अच्छे से खातिरदारी की है वो। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे क्या देखने मिलता है वो सुनिए। वो क्लाइंट की एज 39 ईयर की ब्राइड थी। फेस स्क्वायर फेस, स्किन ओवर ड्राई, आईज प्रोट्रूडेंट, मतलब एक्सट्रीम बड़ी और जो बाहर निकल के आती हैं, आईब्रो नथिंग, एक ऐसी हल्की हल्की सी 2-3 लाइनें थी, दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद चिन एरिया, जो चिन एरिया था वो इतना छोटू सा, मतलब इस तरह से स्क्वायर फेस था, और यहाँ पे स्क्वायर आने के बाद डायरेक्टली चिन एरिया ऐसे ट्रायंगल बन जा रहा था। तो एकदम ऐसा वाला चिन एरिया, लिप्स वेरी
very small and अगेन स्किन के बारे में बात करूँ तो वेरी लूज, बहुत ही लूज हो चुकी स्किन। अब ये सारे प्रॉब्लम उनके चेहरे पर थे, ठीक है, एंड उनको पता था कि कोई भी नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर पाएगा, उनको बेस्ट लुक चाहिए था, इसीलिए उन्होंने सोच समझ के सिर्फ और सिर्फ बताया कि मुझे बिजल मैम ही चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि उनको मैं प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दिस मैं उनको प्रॉपर लुक दूंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं तो मेरा काम देखा हुआ था, आई डोंट नो कहाँ देखा हुआ था, और इसीलिए किसी ने उनको रेकमेंड किया था। सो अगर किसी के चेहरे पे इतना प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में अगर उन्हें छोटी आंखें नहीं है गाइस, प्रोट्रूडेंट आईज है, देखिए जितनी डिफिकल्टी हमें छोटी आंखों में होती है उतनी डिफिकल्टी हमें बड़ी प्रोट्रूडेंट आईज में भी होती है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मेकअप करोगे उनकी आंखें एकदम ऐसे भयानक लगने लगती हैं, इतनी बड़ी आंखें थी। मैंने ये सारी चीज़ों को उनके साथ बहुत अच्छे से बात किया। उसके बाद मैंने पूरी उनकी ये ज्योग्राफी निकाली और फिर मेरे माइंड में मैंने एक इमेजिनेशन किया कि ओके मुझे इसको इसी तरह से लुक देना है, एंड फाइनली हमने उसको लुक दिया एंड शी वॉज लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। मैंने उनको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल मेकअप किया, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, और मेरा रेट आपको पता है ऑलरेडी ज़्यादा ही है, हाँ, एंड उस ज़्यादा रेट को 3 गुना करके भी उसको आराम से उसने मुझे वो मनी दे दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने उसको उस दिन क्या बना दिया था, राजकुमारी। ठीक है, हर किसी को होता है कि वो प्रिंसेस लगे, और मैंने उसको प्रिंसेस बना दिया था। उसके दिन वो उसके लाइफ का मेन दिन था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। अब इससे हमें सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि अगर मुझे ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए उसको मेकअप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कभी कभी लोगों को व्हेन यू गो टू द हायर लेवल, वहाँ पे क्लाइंट को पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनल लुक। सो इस तरह के क्लाइंट्स भी होते हैं, बट उस क्लाइंट तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही क्लासी, और जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ डिफरेंट इमेजिनेशन के साथ लुक्स करने पड़ेंगे तो ही आप वैसे लुक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो ये होने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मैं आपको एक बात करूँ यहाँ पे कि आज हम यहाँ पे थ्योरी नॉलेज करेंगे, उसके साथ प्रॉपर नॉलेज एवरीथिंग आई विल गिव यू, एंड कल के दिन में हम डिफरेंट चेहरों को यहाँ पे बुलाएंगे। हम देखेंगे कि उनका चेहरा कैसा है, कौन से शेप में है, कैसे कॉन्ट्रोल किया जाता है, कैसे हाईलाइट किया जाता है, कैसे पॉप आउट करना है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, मतलब अलग अलग चेहरों को भी हम पहचानेंगे, कॉन्ट्रोल, हाईलाइट, ब्लश की अलग अलग टेक्निक्स भी दिखेंगे, और कैसे हम नॉर्मल चेहरे को डिफरेंट अलग अलग चेहरों में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हम कल देखेंगे। तो टुडे अगेन जैसे हमने फाउंडेशन में किया था वैसे ही लाइक डिफरेंट तरीके से हम आज थियोरी होगा, कल पूरा प्रैक्टिकल होगा। सो फर्स्ट थिंग इज फेस शेप, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना ज़रूरी है ब्लश, कॉन्टूर, हाईलाइट करने के लिए। जूम इन कर लीजिए बोथ। ओके, नाउ हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जब हम फेस की बात करते हैं तो फेस को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है, एंड वो टेक्निक है, मैं आपको बता, सेकेंड वन, दिस, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास जब क्लाइंट आते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, 2 things you have to keep in mind, कि जब भी हम उनके चेहरे को पहचानने होंगे, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। सो एक आइडियल फेस जो होता है, जो प्रॉपर आइडियल फेस होता है, वो फेस कभी भी
अगर आप उस फेस को इस तरीके से बीच में पेंसिल रखोगे या कोई ब्रश रखोगे और इस तरीके से स्पेशली हाफ, जब भी आप इनको हाफ करोगे तो ये उसका इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरा यहाँ पे आईज से ये जो पोर्शन है वहां से लेकर आईज से ऊपर तक का पोर्शन, हमारा जो फेस स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा हेयर लाइन है, दिस इज आवर हेयर लाइन, ठीक है। ये सबकी हेयर लाइन होती है इस तरीके से। बट अगर आप देखेंगे तो चेहरा यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे हमारा जो मिडल होता है वहां से लेकर यहाँ तक ये चेहरा स्टार्ट होता है, ये तो हेयर लाइन है। तो एक राइट चेहरा यही होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नाप है और वही यहाँ का नाप सिमिलर है, वो एक परफेक्ट फेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां से लेकर स्टार्ट पॉइंट से लेकर मिडल के, मतलब आईज का जो आईब्रोज होता है, आईब्रोज के यहाँ तक ऊपर का पोर्शन और वहां से नीचे का पोर्शन, उसको प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो परफेक्ट फेस है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, लाइक फ्रॉम माई दिस एरिया यहाँ तक और सेम यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बच जाता है। सो आई एम नॉट दैट परफेक्ट फेस, बट दैट्स ओके। हमें उसी को बैलेंस करना होता है कि मेरा इतना यहाँ नीचे का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। सो वो हमें ऑलवेज ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में हमारा फेस है या नहीं। सो ये चीज़ आपको ड्रॉ करके रखनी है। देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, दैट्स ओके, बाद में आपको कभी याद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप ड्रॉ करके करेंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। सो इफ पॉसिबल ड्रॉ इट, कि हम हमारे फेस पर पहला इस तरह से हाफ करते हैं और सेकंड इस तरीके से उसको सेकंड हाफ करते हैं। सो ये उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होता है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी का ये प्रोपोर्शन सेम नहीं है तो हमें उस तरीके से कॉन्टूर हाईलाइट करना पड़ता है। सो ये एक हो गया। उसके बाद और एक चीज होती है नोज एंड लिप्स एंड दिस चिन एरिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आईब्रोज से, जो हमारे आईब्रोज होते हैं, आईब्रोज से हम एक लाइन बनाएंगे, ओके, वो हमारी ऊपर की लाइन। अब जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों से एक लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे नोज के वहां से, विच इज लाइक नोज टिप। हमारा जो नोज का टिप होता है वहां से सेकेंड लाइन, एंड थर्ड लाइन हम स्टार्ट करेंगे मिड ऑफ द लिप्स, मतलब हमारे दोनों लिप्स के साइड में से। अगर आपका इस तीनों का प्रोपोर्शन भी सेम है तो भी आपका फेस आइडियल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये 2 इंच है तो ये भी 2 इंच है और ये भी 2 इंच है। सो लाइक प्रोपोर्शन दिस एरिया, मतलब आंखों से लेकर नोज का, नोज से लेकर लिप्स का, लिप्स से लेकर चिन एरिया का, वो भी आपका इक्वल प्रोपोर्शन में आता है, देन योर फेस इज अगेन ओके। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि आंखें छोटी होती हैं तो ये एरिया छोटा हो जाता है, ये एरिया बड़ा है। काफ़ी लोगों के चिन बहुत बाहर निकले हुए रहते हैं तो ये एरिया कभी बड़ा हो जाता है लेकिन ये एरिया सेम रहता है। सो इस तरीके से आपको इक्वल प्रोपोर्शन में देखना है, लाइक प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शंस ऑलवेज मेंटेन करने हैं कि किस तरह से हम आइडियल फेस किसको, मतलब इसको तो हम बोल सकते हैं परफेक्ट फेस, ठीक है, परफेक्ट फेस इसको बोल सकते हैं। सो आप ये प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना है, आपको एक ऐसे फेस बनाना है। पहले आप ये A से B, उसके बाद C से D, ये हमारे फेस का मेन है। उसके बाद आपको फर्स्ट लाइन निकालनी है, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन, ठीक है। और सिर्फ 3 लाइन को आपको ऑलवेज रखना है कि ये आईज के बीच की लाइन है, ये नोज के टिप की लाइन है और ये 2 लिप्स के बीच की लाइन है, वो भी आपको ऑलवेज प्रोपोर्शन में रखनी है। सो ये आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। अब जो पहला
पहला चेहरा होता है विच इज लाइक ओवल शेप। ओवल शेप का जो पहला चेहरा होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल फेस। हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में आपके कैसे भी चेहरे होंगे दूसरे, बट सबसे मेन जो सबसे क्या बोलते हैं अच्छा चेहरा माना जाता है विच इज लाइक ओवल। और हर चेहरे को हम ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ करके ओवल में कन्वर्ट करने के लिए। बस जितने टाइप के भी आपके फेस होंगे उस सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ओवल शेप में कन्वर्ट करना है। सो ओवल शेप में क्या होता है, ठीक है, फॉरहेड थोड़ा सा वाइड होता है, वाइड फॉरहेड होता है, नाइस। चिक बोन भी जो होते हैं, मतलब ये चिक बोन वो भी प्रोमिनेंट होते हैं। उसके बाद जिसका जो चिन एरिया होता है वो भी नाइस यू शेप में होता है, ठीक है। एंड हम इसको आइडियल फेस भी कहते हैं। तो प्रॉपरली लिखिए ओवल फेस, वाइड फॉरहेड होता है, चिक बोन उनके एकदम एनहांस्ड होते हैं, अच्छे से बाहर निकले हुए चिक बोन मतलब ये, और चिन एरिया भी नाइस यू शेप में रहता है, जिसको हम आइडियल फेस मतलब ओवल फेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवल फेस के बारे में था। उसके बाद हम एक लॉन्ग फेस देखेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस और ओवल शेप में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। ओवल शेप में क्या, लॉन्ग फेस का भी चीक बोन हाईलाइटेड होता है, ठीक है। उसका फॉरहेड दो, मतलब जो मेन चीज है कि उनका फॉरहेड का एरिया एंड नीचे का चिक्स का चिन का एरिया थोड़ा सा लॉन्ग रहता है ओवल शेप से, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ओवल फेस को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए तो आपको लॉन्ग फेस मिलेगा, जिसका फॉरहेड भी क्या है, प्रॉपर एनहांस्ड है, और नीचे का जो चिन है वो भी क्या है, प्रोमिनेंट है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे लॉन्ग फेस। जनरली जब लॉन्ग फेस की बात आती है, लॉन्ग फेस वाले लोग थोड़े से पतले ही होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका फेस लॉन्ग हो जाता है। तो लॉन्ग फेस होने की वजह से उनके चिक्स भी अंदर रहते हैं और ऐसे स्ट्रेच आउट फेस लगता है। जैसे लुके से पतले से लोग होते हैं, उनका काफी टाइम मैंने लॉन्ग फेस देखा हुआ है। सो दैट इज समथिंग लॉन्ग फेस। एंड इसको हम यही कह सकते हैं कि ओवल फेस को अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग फेस, ठीक है। तो चिक बोन प्रोमिनेंट होता है, फॉरहेड एनहांस्ड होता है, एंड जो इनका चिन एरिया है वो प्रोमिनेंट होता है। तो प्रॉपरली लिखना है